Hello viewers, thank you for clicking this video. And today we are going to discuss a very important and very useful topic, schedule of the Indian Constitution. It means सूचियाँ. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सूचियाँ क्या हैं? कई सूचियाँ जिनमें सभी डिपार्टमेंट के वर्क को एक्सप्लेन किया गया है, इसे हम सूचियाँ कहते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सूचियाँ हैं और ये हाउ टू वर्क है, किस तरह से वर्क करता है, इसी आज हम इस टॉपिक को ही क्लियर करने वाले हैं. सो पे अटेंशन एंड लिसन केयरफुली सो डैट क्लियर योर ऑल डाउट. सो लेट्स स्टार्ट बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम. So here is the important fact. Memorize the 12th schedule in the Indian Constitution. Indian Constitution में 12 सूचियाँ हैं, लेकिन जब हमारा संविधान लागू इम्प्लीमेंट हुआ था दैट टाइम सिर्फ 8 ही सूचियाँ थी. बाद में संशोधन करके 4 सूचियाँ और ऐड की गई. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सूचियाँ हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 सूचियाँ हैं. एंड हेयर इज़ द ऑल सूची एंड हेयर वर्क इन फर्स्ट शेड्यूल. शेड्यूल मीन्स सूची. फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? टेरिटरी एंड स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी, जुडिशल नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड देयर एक्सेंट. सो जो हम संविधान की पहली सूची है उसमें भारत के स्टेट, राज्य और उसकी कितनी यूनियन टेरिटरी होगी इसके बारे में कहा गया. और यह सूची फर्स्ट सूची में भारत के स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में कहा गया. और ये आर्टिकल 1 से 4 तक है. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 1 से 4 तक. एंड नेक्स्ट Second schedule emulate and salary allowance, privilege and salary of the president, governor, speaker, deputy speaker, LS Lok Sabha, Rajya Sabha, chairman, deputy chairman, RS, LC, judge, SC and CAG. जो बेसिकली कहा जाए तो जो सेकेंड शेड्यूल है उसमें जितने भी सरकारी बड़े पोस्ट हैं उनके सैलरी उनके अलाउंस और भत्ता के बारे में कहा गया है. और तो सेकंड शेड्यूल किसके लिए है? सेकंड शेड्यूल सैलरी अलाउंस के लिए है. और इसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164 एंड 186 एंड 221. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि पहली सूची किसके लिए है एंड दूसरी सूची में क्या है. अब नाउ वी गो टू नेक्स्ट थर्ड शेड्यूल. थर्ड सूची एफर्मेशन ओथ, फॉर्म्स ऑफ ओथ फॉर यूनियन, स्टेट मिनिस्टर, MP MLA कैंडिडेट, MP MLA SC SC जज एंड कैग. जो तीसरा शेड्यूल है, तीसरी सूचियाँ हैं, उसमें ये बेसिकली ये ओथ, शपथ के बारे में कहा गया है कि भारत का कोई भी MP हो, MLA हो, जज हो, कोई भी है, वो जो ओथ लेगा, शपथ लेगा तो संविधान के तीसरे शेड्यूल के तहत ही शपथ लेगा. तो तीसरे शेड्यूल में बेसिकली ओथ, शपथ के बारे में कहा गया है. एंड आर्टिकल रिलेटेड टू ओथ 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 and 219. And here is the important fact. UPSC trap president Article 60, vice president Article 69, the governor 159 have a specialized oath than the text in. So इस शेड्यूल में यह भी कहा गया कि जो आर्टिकल 60 थे उसके तहत प्रेसिडेंट ओथ लेगा, 69 के तहत वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर 159. एंड वी आर गोइंग टू नेक्स्ट आवर फोर्थ शेड्यूल. राज्यसभा स्टेट एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट. राज्यसभा इन द स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर. एलोकेशन इज प्रोपोर्शनल बेस्ड ऑन पॉपुलेशन.
और जो आर्टिकल शेड्यूल 4 है वो हमें यह इस शेड्यूल में यह कहा गया है कि जो राज्यसभा की सीटें एलोकेट होगी, यानी राज्यसभा में कौन से स्टेट की कितनी सीटें होंगी, यह शेड्यूल 4 में लिखा गया है। और कौन से यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, यह शेड्यूल 4 में लिखा गया है। तो अगर हम बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो शेड्यूल 4 राज्यसभा के सीटों से रिलेटेड है। और इसके लिए जो आर्टिकल है इम्पोर्टेंट वो है आर्टिकल 4 and 80। एंड नाउ वी आर गोइंग टू आर्टिकल 5 शेड्यूल 5 यानी 5वीं सूची। जो 5वीं सूची में यह कहा गया है कि शेड्यूल एरिया प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स अक्रॉस एनी स्टेट एक्सेप्ट द NE स्टेट मैंडेट सिटिंग अप ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। जो अनुसूची 5 है उसमें यह कहा गया है कि शेड्यूल एरिया यानी जनजातीय एरिया, जाति और जनजाति की जो एरिया है, यानी जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो जंगल में आदिवासी लोग रहते हैं उनके एरिया में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, उन्हें किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके बारे में शेड्यूल 5 में लिखा गया। तो शेड्यूल 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल कास्ट। सो मार्क दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल। एंड नाउ नेक्स्ट वन आर्टिकल शेड्यूल 6 अनुसूची 6 अदर ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम 80 mm प्रोवाइड्स फॉर ऑटोनोमियस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो आर्टिकल जो शेड्यूल 6 है, जो 6ठी अनुसूची है, उसमें जो ये बताया गया है कि जो ट्राइबल एरिया है, जो जनजातीय एरिया, वहाँ पे किस तरह से एडमिशन किया जाए। और इन जनजातीय एरिया में 3-4 स्टेट है जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। और वो 4 स्टेट कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। एंड आई एम टॉकिंग टू यू, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट टाइम दिस शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज multiple time ask question about this statement, which Indian state is deserve special administration area। तो वो 4 से कौन 4 राज्य हैं जो इंडिया में स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आया जाता है, उसे शेड्यूल 6 में रखा गया। तो वो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नाउ वी आर गोइंग टू दिस नेक्स्ट एंड इसका आर्टिकल है 244 एंड 275। 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची फेडरल लिस्ट डिवीज़न ऑफ लेजिस्लेटिव बिटवीन। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें यूनियन और स्टेट के कार्यों का डिवाइड किया गया है कि कौन। तो 7वीं अनुसूची में यह है, एक तो होगी यूनियन की लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, एक होगी स्टेट की लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, एक होगी कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलके काम करेगी। लेकिन जो मेन मुद्दे होंगे वो यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होंगे। तो अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि संविधान के किस सूची में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात कही गई, तो वो 7th अनुसूची में कहा गया है। एंड आवर नेक्स्ट 8वीं शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में क्या ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज के बारे में कहा गया कि इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकोगनाइज वाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जब हमारा जो
8वां शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, इसमें स्पेशली भाषा के बारे में कहा गया है। लेकिन जब हमारा ओरिजिनल संविधान था उसमें उस टाइम हमारे पास सिर्फ 14 ही भाषाएं थी, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। तो जो 8वां शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची, यह हमें बताता है कि यह हमें भाषा से रिलेटेड कि इंडिया में कौन सी ऑफिशियल 22 लैंग्वेज है। तो इंडिया में अभी फ़िलहाल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन जब ओरिजिनली हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम 14 लैंग्वेज थे। बाद में संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21वां अमेंडमेंट बोले तो संशोधन। 21वें अमेंडमेंट में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली एंड 71 यानी 71वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मिथाली या संथाली, और 92वें अमेंडमेंट में ये 3 अमेंडमेंट हुए थे, जिसमें इन 3 अमेंडमेंट यानी संशोधन के तहत 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 8वीं अनुसूची में ऑफिशियली 8 भारतीय 8 भाषाओं का विवरण है। और कोई आपसे ये पूछे कि क्या ओरिजिनल संविधान में भी 22 भाषाएं थी, तो नहीं, ओरिजिनल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को संशोधन करके संविधान में और जोड़ा गया था। नाउ वी आर गोइंग टू 9th शेड्यूल, लैंड रिफॉर्म एक्ट, रेगुलेशन डीलिंग विद लैंड रिफॉर्म एंड एविएशन एंड जमींदारी सिस्टम प्रोटेक्टेड इनिशियली फॉर जुडिशियल रिव्यू। और जो 9वां संविधान का जो सूची है, शेड्यूल है, उसमें लैंड रिफॉर्म के बारे में कहा गया है कि किस तरह से लैंड रिफॉर्म और ज़मींदारी सिस्टम को किस तरह से डील किया जाएगा। तो जो 9वीं सूची में बेसिकली ये लैंड रिफॉर्म के बारे में कहा गया है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 31B। इससे पहले हमारे जो फंडामेंटल राइट थे वो 7 थे। हमारे पास भूमि का भी अधिकार था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट करके भूमि के अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया, इसलिए आर्टिकल 31B बना है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट बाय बिकॉज these topic are in nowadays in our breaking news, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। और अभी न्यूज़ में चल ही रहा है कि कुछ राज्यसभा के MP एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो गए। तो यह ज्वाइन होने की प्रक्रिया के बाद और पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को कैसे ज्वाइन किया जाता है, इसके बारे में 9वें शेड्यूल में 10वें शेड्यूल में कहा गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम दल बदल कानून कहते हैं। डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसके लिए वही है कि MP और MLA किस तरह से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और वो किस तरह से एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो बातें कही गई हैं वो 10वीं अनुसूची में कहा गया है। और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191। एंड नाउ नेक्स्ट वन, 11th शेड्यूल यानी 11वीं अनुसूची, पंचायती राज, स्पेसिफिक पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, कंटेंट 29 फंक्शनल मैटर्स। एंड सो जो 11वां अनुसूची है उसमें बेसिकली पंचायती राज के बारे में कहा गया कि किस तरह से पंचायत का गठन होगा एंड किस तरह से उनके पावर अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 11वां अनुसूची हमें यही पंचायती राज के बारे में कहता है। और इसमें आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल 243G। एंड नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची, म्यूनसिपैलिटी, स्पेसिफिक पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपालिटी, कंटेन 18 फंक्शनल मैटर।
और जो 12वां अनुसूची है उसमें बेसिकली शहरों में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होएगा उसके बारे में कहा गया है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम थ्री टियर सिस्टम फॉलो करते हैं। गांव में पंचायत, गांव में ग्राम पंचायत, पंचायत एंड स्टेट, एंड शहरों में म्यूनसिपाल्टी, स्टेट एंड, इस तरह से हम थ्री टियर सिस्टम अप्लाई करते हैं। तो 12वें शेड्यूल में क्या है, म्यूनसिपाल्टी की शहरों में काम करने के लिए एक म्यूनसिपाल्टी होगी और वो किस तरह से अपने पावर और अथॉरिटी का उपयोग करेगी और किस तरह से शहर का विकास करेगी। तो 12वें शेड्यूल में ये बात कही गई है और इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243W, एंड दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हेयर इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, शेड्यूल यानी सूची 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई टू शेड्यूल एरिया नेशन वाइड एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जो 5वां शेड्यूल है उसमें यह बात कही गई है कि उस एरिया में, शेड्यूल एरिया में किस तरह से पावर और एग्जीक्यूटिव होगा और किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वहाँ के किस तरह से रूल रेगुलेशन चलेगा। लेकिन 5वें शेड्यूल में असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम को अलग रखा गया है क्योंकि यह स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं। इनको अनुसूची 6 में डाला गया है। 6th शेड्यूल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल विच enjoy robust legislative, judicial and regulatory management and setting up local bench। सो जो आर्टिकल शेड्यूल 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के बारे में है। तो यह इन एरियाओं में किस तरह से पावर का गवर्नमेंट होगा और किस तरह से सरकार चलेगी इसके बारे में बात कही गई है। एंड वन मोर इज शेड्यूल 9, originally instituted by Jawaharlal Nehru government via the first amendment 1951 to insult land reform policy for began challenge under fundamental right violation specifically। जो शेड्यूल 9 है, सूची 9 है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें क्योंकि उसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहला अमेंडमेंट करा था 1951 में, और उसमें जो हमारा ज़मीन जो लैंड था, ज़मीन एक हमारा जो फंडामेंटल राइट था उसको अमेंडमेंट करके कानूनी अधिकार बता दिया, उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया है। एंड द टर्निंग पॉइंट IR Follow case 2007, the Supreme Court ruled that judicial review is a part of the basic structure of the Constitution. Therefore, their laws placed inside the 9th schedule of April 24, 1973. The landmark Keswanand Bharati verdict are open to strictly if they violate the fundamental right or basic structure of the can स्ट्रैक डाउन। और 9वें शेड्यूल के तहत ही एक 2007 अप्रैल 1973 में एक बहुत ही लैंडमार्क, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस सामने आया था जिसे हम केशवानंद भारती केस कहते हैं। इसमें यह कहा गया था कि अगर किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो इसे हम जुडिशल रिव्यू में भेज सकते हैं, और अगर इसमें सही पाया गया तो हम स्ट्रक डाउन, इसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू 10th शेड्यूल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी डिफेक्शन नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में आपको पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार क्विक रिव्यू बता देता हूँ। द लीगल एक्सेप्शन इफ़ एटलीस्ट 2/3 of the legislature of political party choose the merge with another political party, they are completely except from disqualification under the 10th schedule as per the 91 amendment 273 which deleted the original split। और जो 10वां शेड्यूल है वो हमें यही कहता है कि यदि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर अपनी इच्छा से किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसे
डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा से 2/3 मेंबर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो गए हैं, तो उसे डिसक्वालीफाई नहीं, उसे मर्ज कहा जाएगा। तो ये जो 10वीं अनुसूची है, ये हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताती है। सो आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द शेड्यूल, सूची, कि भारतीय संविधान में कितनी सूची हैं और वो किस तरह से कार्य करती है, और किस सूची में किस स्पेसिफिक क्राइटेरिया, किस स्पेसिफिक वर्क को प्लेस किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑल अबाउट फॉर शेड्यूल, सूची। सो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, so no problem, you can comment me, I will try to resolve your all doubts. So thank you for watching, and if you like this video, share your all friends and relative, and if you are preparing any competitive exam, that time this video is very useful for you. So thank you for today, thank you very much.